वेलकम टू ऑल। स्वागत है आप सभी का। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पढ़ेंगे सबसे पहला चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। तो क्या पढ़ने वाले हम? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पहले कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड्स। ठीक है। तो बात करते हैं कि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। बात करेंगे हम आज इलेक्ट्रोस्टैटिक्स क्या होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रो मीन्स होता है चार्ज। इलेक्ट्रो मीन्स क्या होता है? चार्ज। और स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? रेस्ट। स्टैटिक्स का मतलब क्या होता है? रेस्ट। यानी इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट। स्टडी ऑफ चार्जेस एट रेस्ट। यानी चार्ज जब रेस्ट में होता है तो वो कौन कौन सी प्रॉपर्टी शो करता है, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में। ठीक है। अच्छा, तो अब बात करते हैं कि भैया मास क्या होता है। ठीक है, तो इसको पहले नोट कीजिए, फिर बताते हैं कि मास क्या होता है। तो क्लास 11 में हमने पढ़ा था कि मास क्या होता है। मास इज नथिंग बट द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। मास क्या होता है? मास क्या होता है? इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी। इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी property of a body due to which due to which it apply or experiences or experiences gravitational force. Gravitational force always attractive. Force always attractive. यानी सालों पहले न्यूटन ने बताया था कि जब भी हम दो बॉडीज को पास में रखते हैं तो वो हमेशा अट्रैक्ट करती है। और उन्होंने फॉर्मूला दिया था F इज इक्वल टू जी M1 M2 बटा आर स्क्वायर। ठीक है। न्यूटन भाई साहब ने बताया था कि जब भी हम दो बॉडीज को जब जब भी हम दो बॉडीज को पास पास रखेंगे, है ना, जिसका मास है M1 और एक का मास है M2, तो हमेशा एक दूसरे को क्या करेंगी? अट्रैक्ट करेंगे, है ना। लेकिन क्या हुआ कि बाद में कुछ लोगों ने दो बॉडीज को पास में रखा और छोड़ दिया, तो देखा कि दो बॉडीज जो है रिपेल कर रही थी, है ना। तो ये लोग घबरा गए कि भाई साहब, न्यूटन भाई साहब ने बोला था कि जब भी हम दो बॉडीज को पास में रखते हैं तो वो हमेशा अट्रैक्ट करती है, आज ये रिपेल कैसे कर रही है। तो बहुत ज्यादा रिसर्च के बाद में पता चला कि यहाँ पर जो दो बॉडीज हैं इनके बीच में लगने वाला फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्स नहीं है, बल्कि इनके में लगने वाला जो फोर्स है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ना। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो हमारा मास की वजह से लगता है। ठीक है, जिस भी दो बॉडीज का मास होता है वहां पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। लेकिन यहाँ पर कोई दूसरी प्रॉपर्टी और है इस बॉडी के अंदर जिसकी वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लग रहा है। यहाँ पर हम स्टडी करेंगे अब चार्ज के बारे में कि चार्ज क्या होता है। तो नोट करेंगे इसको। बात करते हैं कि चार्ज क्या होता है। चार्ज इज द फंडामेंटल प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी fundamental property of a body due to which it experiences or produces
इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक अफेक्ट्स। यानी चार्ज क्या है? चार्ज किसी भी बॉडी की एक ऐसी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से या तो वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक अफेक्ट्स को प्रोड्यूस करेगा या फिर एक्सपीरियंस करेगा। ठीक है, तो बात करते हैं कि एसआई यूनिट क्या होती है चार्ज की। एसआई यूनिट क्या होती है चार्ज की? तो एसआई यूनिट होती है कूलम। एसआई यूनिट क्या होती है? कूलम, जिसको हम डिनोट करते हैं सी से। जिसको हम डिनोट करते हैं सी से। और बात करें सीजीएस यूनिट की, तो सीजीएस यूनिट जो होती है वो होती है स्टेट कूलम। वो क्या होती है? स्टेट कूलम, या ईएसयू जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, या फिर फ्रैंकलिन, या फिर क्या होती है? फ्रैंकलिन। ठीक है, अच्छा, वन कूलम जो होता है, वन कूलम जो होता है वो 3 इंटू 10⁹ ESU के इक्वल होता है। ठीक है, और जो फ्रैंकलिन जो होती है, फ्रैंकलिन जो होती है वो स्मॉलेस्ट यूनिट होती है चार्ज की। फ्रैंकलिन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। फ्रैंकलिन इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ चार्ज। ठीक है, इसको नोट करेंगे, फिर उसके बाद बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस की। तो अब आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ चार्जेस की। तो हमारे दो प्रकार के चार्ज होते हैं, टू टाइप्स के चार्ज होते हैं। पहला होता है हमारा पॉजिटिव और दूसरा होता है नेगेटिव। पहला क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज, और जो दूसरा होता है वो होता है हमारा नेगेटिव चार्ज। ठीक है, तो पॉजिटिव चार्ज क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज होगा डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और नेगेटिव चार्ज क्या होगा? एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज और एक्सिस ऑफ इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज। तो अगर मेरे पास कोई न्यूट्रल बॉडी है ना? अच्छा, न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या है? अनचार्ज बॉडी। यस, यानी जिस बॉडी के पास चार्ज तो है लेकिन चार्ज बैलेंस है, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ठीक है, तो हमारे दो प्रकार के चार्ज हो गए। अब हम बात करेंगे कि कोई मेरे पास न्यूट्रल बॉडी है, अगर मैं उसको नेगेटिव या पॉजिटिव चार्ज करना चाहूं तो कैसे करूंगा? ठीक है, तो अब देखो, ये है हमारे पास कोई एक न्यूट्रल बॉडी, ये हमारे पास क्या है? न्यूट्रल बॉडी है। और न्यूट्रल बॉडी होने का मतलब क्या है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बराबर होंगे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के। ठीक है, अच्छा, अब मैं इसमें मान लेता हूं कि 5 ही इलेक्ट्रॉन है और इसमें 5 ही प्रोटॉन है। इस बॉडी के अंदर मैं मान लेता हूं कि 5 ही इलेक्ट्रॉन है और 5 ही प्रोटॉन है। अच्छा, अगर मैं इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं, 2 इलेक्ट्रॉन क्या कर दूं? मैं रिमूव कर देता हूं। तो 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद, 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव करने के बाद अब यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन बचेंगे और 5 प्रोटॉन बचेंगे। यानी जब मैं इस बॉडी में से 2 इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देता हूं तो यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन बचते हैं। यानी अब यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है नंबर ऑफ प्रोटॉन से, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स ज्यादा है, तो ये जो बॉडी होगी ये पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी हो जाएगी। ये जो है पॉजिटिवली चार्ज्ड बॉडी हो जाएगी। अच्छा, अगर मैं वहीं बात करूं, अगर मैं इस बॉडी में से 2 इलेक्ट्रॉन्स इस बॉडी को दे देता हूं, अगर मैं 2 इलेक्ट्रॉन दे देता हूं इस बॉडी को, तो क्या होगा भैया? अगर मैं यहां पर इस बॉडी को 2 इलेक्ट्रॉन दे देता हूं तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन और 5 प्रोटॉन हो जाएंगे। यानी कि यहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो होगा वो ज्यादा होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन से। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होगा वो ज्यादा होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन से, यानी ओवरऑल इस बॉडी पर जो चार्ज आएगा वो नेगेटिवली चार्ज आएगा और ये बॉडी जो है नेगेटिवली चार्ज बॉडी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब बात करें भैया इस बॉडी के मास पर क्या फर्क पड़ेगा?
है ना। मान लेते हैं कि इस बॉडी का जो जब न्यूट्रल बॉडी थी, ये कैसी बॉडी थी हमारी, न्यूट्रल बॉडी थी, ये बॉडी थी हमारी न्यूट्रल बॉडी, और इस न्यूट्रल बॉडी के पास मान लेते हैं मास था m नॉट, ठीक है, न्यूट्रल बॉडी थी m नॉट। अब इस बॉडी में से मैंने इलेक्ट्रॉन्स को निकाला, इलेक्ट्रॉन्स को निकाला, मतलब इलेक्ट्रॉन्स का कुछ मास होता होगा भाई, अरे इलेक्ट्रॉन का मास होता है ना, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है 9.1 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम, सॉरी माइनस 31 कूलम, ठीक है। माना कि बहुत छोटा चार्ज है, और बात करोगे चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन पर, तो वो होता है 1.6 माइनस का 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। अच्छा ये कूलम में यहां पर केजी आएगा, सॉरी बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया भाई, सॉरी। तो मास होता है 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 केजी, और जो चार्ज होता है वो होता है 1.6 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 19 कूलम। ये इलेक्ट्रॉन की बात चल रही है। तो अब मैंने जब इस बॉडी में से दो इलेक्ट्रॉन्स निकाले, तो इसका मतलब दो इलेक्ट्रॉन का मास इस बॉडी में से कम हो गया, है ना। तो यहां पर जो मास होगा, मान लेते हैं जो m होगा वो m डैश हो जाएगा, ठीक है, m जो है वो m डैश हो गया, और जब इलेक्ट्रॉन्स निकाले तो इसका जो मास है वो डिक्रीज होगा, है ना, क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा रहे हैं, मतलब इसमें से कुछ मास निकाला जा रहा है। तो यहां से अगर मैं बात करूं, जो न्यूट्रल बॉडी का मास था, जो न्यूट्रल बॉडी का मास था m नॉट, वो ज्यादा होगा इस पॉजिटिवली चार्ज बॉडी से, यानी पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास जो है वो डिक्रीज हो जाता है ना, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास जो है डिक्रीज हो जाता है। और बात करूं अगर मैं नेगेटिवली चार्ज बॉडी की, तो यहां पर मैंने दो इलेक्ट्रॉन दिए हैं, है ना, दो इलेक्ट्रॉन दिए हैं, मान लेते हैं इसका मास हो गया डबल डैश m डबल डैश। अब न्यूट्रल बॉडी का मास m नॉट था, अब इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स मैंने इस न्यूट्रल बॉडी को कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे दिए, तो इस कुछ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब देने का मतलब मैंने इस बॉडी को कुछ मास ट्रांसफर किया है, यानी ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज द ट्रांसफर ऑफ मास, ठीक है। जब भी हम ट्रांसफर करते हैं इलेक्ट्रॉन्स का, तो वहां पर मास का भी ट्रांसफर होता है। तो इसका मतलब जब मैंने इस बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स दिए, तो इसका मतलब इसका मास क्या होगा, इंक्रीज करेगा। तो इसका जो मास होगा, जो इसका मास होगा वो न्यूट्रल बॉडी के मास से ज्यादा होगा, है ना। यहां पर अगर मैं बात करूं तो मास इंक्रीज हो रहा है, मास क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। और यहां पर बात करूं तो मास क्या हो रहा है, मास डिक्रीज हो रहा है। यानी यहां से हमने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी होती है उस बॉडी का मास बढ़ता है, और जो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी होती है उस बॉडी का मास घटता है, ठीक है। हाँ, यानी नेगेटिवली चार्ज बॉडी का मास ज्यादा होगा, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी का मास कम होगा, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे। फिर बात करते हैं हम प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस, बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस की, प्रॉपर्टीज ऑफ चार्जेस। तो यहां पर पहली प्रॉपर्टी क्या आती है कि लाइक चार्जेस, लाइक चार्जेस रिपेल एंड अनलाइक चार्जेस, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर, अट्रैक्ट ईच अदर। यानी जो सेम नेचर के चार्ज होंगे वो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जो अपोजिट नेचर के जो चार्ज होंगे वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, है ना। सेम चार्जेस रिपेल और अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। देखो अगर मान लो कि मैं कहूं कि मेरे पास दो नेगेटिव चार्ज बॉडी है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी, ये एक दूसरे को क्या करेंगी, रिपेल करेंगी, ठीक है। अगर मैं कहूं कि मेरे पास दो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, दो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है, तो ये भी एक दूसरे को रिपेल ही करेंगी, ठीक है, ये भी एक दूसरे को रिपेल ही करेंगी। अगर मैं कहूं कि मेरे पास एक पॉजिटिवली चार्ज बॉडी है और दूसरी नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, तो ये एक दूसरे को क्या करेंगी, ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगी। बात समझ गए। यानी जो सेम नेचर वाले चार्जेस हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और अपोजिट नेचर वाले चार्जेस एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, ठीक है। यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आ गई, ठीक है। चलो अब बात करते हैं दूसरी प्रॉपर्टी की। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है कि अगर मैं वन चार्ज बॉडी एंड अदर अनचार्ज बॉडी
अनचार्ज्ड बॉडी, अनचार्ज बॉडी मतलब न्यूट्रल बॉडी, मे बी अट्रैक्ट, यानी एक चार्ज बॉडी और दूसरी अनचार्ज बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती हैं। कैसे? देखो, अगर मान लो मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, मेरे पास क्या है? न्यूट्रल बॉडी है, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बराबर है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के। ये मेरे पास है न्यूट्रल बॉडी, ठीक है, ये है मेरे पास न्यूट्रल बॉडी। और जब मैं इस न्यूट्रल बॉडी के पास में एक नेगेटिव चार्ज बॉडी को लेकर आता हूं, मान लो नेगेटिव चार्ज बॉडी को मैं लेकर आया, मैं जब इस न्यूट्रल बॉडी के पास में एक नेगेटिवली चार्ज बॉडी को लेकर आया, तो यहां पर होगा क्या? यहां पर होगा क्या? यहां पर होगा पोलराइजेशन ऑफ चार्ज। पोलराइजेशन क्या होता है? टू टाइप्स के चार्जेस का सेपरेशन होना। यानी देखो, यहां पर जो हमारी नेगेटिवली चार्ज बॉडी थी, यहां पर जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी थी, इस बॉडी को मैं न्यूट्रल बॉडी के पास लेकर आया, तो यहां पर प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज भी था, इस बॉडी के अंदर नेगेटिव चार्ज भी था, लेकिन यहां पर चार्ज जो था बैलेंस था, इसलिए हमने इसको न्यूट्रल बॉडी बोला। तो ये जो नेगेटिवली चार्ज बॉडी होगी, ये क्या करेगी? जो नेगेटिव चार्ज है उसको रिपेल करेगी, क्योंकि हमने बोला था लाइक चार्जेस यानी सेम नेचर के जो चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं, और जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसको अट्रैक्ट करेगी। तो इधर पॉजिटिव चार्ज होगा और इधर जो है वो नेगेटिव चार्ज हो जाएगा। अच्छा, अब यहां पर पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में अट्रैक्शन होगा, और नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्सन होगा। ये एक दूसरे को रिपेल करेंगे। तो यहां पर हम ये देखेंगे कि जो ओवरऑल अट्रैक्शन है इस बॉडी का, वो रिपल्सन से ज्यादा होगा। ओवरऑल अट्रैक्शन जो है वो रिपल्सन से ज्यादा होगा, क्योंकि इनके बीच की डिस्टेंस क्या है? कम है। ये डिस्टेंस कम है, ये आगे आपको पता चल जाएगा जब हम कूलम्ब्स लॉ पढ़ेंगे। लेकिन ये समझ लो, यहां पर जो ओवरऑल अट्रैक्शन है वो रिपल्सन से ज्यादा होगा। इसलिए हम ये बोल सकते हैं कि एक चार्ज बॉडी और दूसरी अनचार्ज बॉडी एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, एक चार्ज बॉडी और दूसरी अनचार्ज यानी न्यूट्रल बॉडी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर सकती है। बात यहां तक समझ आ गई? इसको नोट करेंगे, फिर आगे बढ़ते हैं। अब जो हमारी तीसरे नंबर की जो प्रॉपर्टी है चार्ज की, वो है चार्ज इज एडिटिव। चार्ज इज एडिटिव। चार्ज इज एडिटिव का मतलब क्या है? चार्ज इज एडिटिव का मतलब क्या है कि चार्ज को हम एलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं। यानी कि चार्ज को हम एलजेब्रिकली ऐड कर सकते हैं, मतलब जब भी हम दो चार्जेस को ऐड करेंगे तो वहां पर हमें पॉजिटिव और नेगेटिव साइन जो है वो कंसीडर करना पड़ेगा, है ना। जैसे मान लो कि मेरे पास कोई एक सिस्टम है, ठीक है, मेरे पास कोई एक सिस्टम है, और इस सिस्टम के अंदर मान लो बॉडीज रखी हुई है, 3 बॉडीज रखी हुई है मान लो। तो इन पर चार्ज है 2 कूलम का, इस पे -4 कूलम और इस पे 1 कूलम। तो अब मैं इस बॉडी का जो नेट चार्ज निकालूं, यानी इस बॉडी का टोटल चार्ज अगर मैं निकालूं, तो इस बॉडी का जो नेट चार्ज होगा, नेट चार्ज क्या होगा? वो इन तीनों बॉडी का ऐड करके आएगा। तो ऐड कैसे करेंगे? 2 प्लस ये कितना है? -4 कूलम प्लस 1, ठीक है। तो कितना होगा? 2 - 4 + 1 विच इज इक्वल टू 3 - 4, यानी -1 कूलम का इस बॉडी पर चार्ज होगा। -1 कूलम का इस बॉडी पर जो है वो चार्ज होगा, ठीक है। अब यहां पर जो चौथी प्रॉपर्टी आती है, चौथी प्रॉपर्टी जो आती है वो होती है चार्ज इज कंजर्व, यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। चौथी जो प्रॉपर्टी आती है वो क्या आती है? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यानी जो आइसोलेटेड सिस्टम होता है, आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज होता है वो कंजर्व होता है। मतलब कोई भी हम आइसोलेटेड सिस्टम ले, यानी चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व। चार्ज ऑफ एन आइसोलेटेड सिस्टम इज कंजर्व्ड। यानी जो हमारा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या कहता है कि हमारा कोई भी जो आइसोलेटेड सिस्टम है उसका चार्ज जो होगा वो कंजर्व होगा। मींस चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड
neither be created nor be destroyed, neither be created nor be destroyed, it can be transferred, it can be transferred from one body to the another body. यानी क्या बोला कि जो हमारा कोई भी आइसोलेटरी सिस्टम होगा उस बॉडी का चार्ज कंजर्व होता है, यानी हम बॉडीज के चार्ज को ट्रांसफर कर सकते हैं केवल, है ना, उसको क्रिएट या फिर डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते। मान लो कि मेरे पास कोई एक आइसोलेटेड सिस्टम है, ठीक है, फिर से हम एक आइसोलेटेड सिस्टम ले रहे हैं। आइसोलेटेड सिस्टम हमारे पास क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम है भाई, समझ में आया क्या? आइसोलेटेड सिस्टम है और उसके मान लो हमारे पास कुछ चार्ज बॉडीज पड़ी है ना, इस पर है 2 कूलम का चार्ज प्लस 3 कूलम का चार्ज, और कितना लोगे, मान लो यहां पर कितना लेंगे, -6 कूलम चार्ज हम ले लेंगे। तो ये हमारा बॉडीज है। अच्छा, तो अगर मैं इस बॉडी का नेट चार्ज निकालूं तो इस बॉडी का नेट चार्ज कितना होगा, इस बॉडी पर जो नेट चार्ज होगा 2 और 3 5 और -1 कूलम इस बॉडी पर नेट चार्ज है ना। यानी हमने क्या बोला कि जो बॉडीज हैं उनका चार्ज चेंज हो सकता है, यानी ये जो बॉडीज हैं इन बॉडीज में चार्ज ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन जो सिस्टम का नेट चार्ज होगा वो सेम रहेगा। देखो, यानी अगर मैं इन बॉडी का चार्ज, यानी मान लो कि अगर ये बॉडी जो है एक दूसरे में चार्ज को क्या कर लेती है, ट्रांसफर कर लेती है। मान लो कि इस बॉडी पर आ गया 3 कूलम चार्ज, है ना, और इस बॉडी पर आ गया, इस बॉडी पर कितना आ गया, मान लो -5 कूलम चार्ज, ठीक है, और इस बॉडी पर कितना आ जाएगा, आ गया 1 कूलम का चार्ज, ठीक है। तो अगर मैं इस बॉडी का क्यू नेट यानी टोटल चार्ज निकालूं इस सिस्टम का, तो अब सिस्टम का कितना चार्ज होगा, -1 कूलम चार्ज। यानी इन बॉडीज का मास जो है वो चेंज हो रहा है ना, इन बॉडी का जो मास है वो चेंज हो रहा है, लेकिन इस आइसोलेटेड सिस्टम का मास जो है वो सेम है, यानी आइसोलेटेड सिस्टम का चार्ज जो है वो चेंज नहीं हो रहा है ना, क्योंकि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू द अनदर बॉडी। यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आ गई। अच्छा, एक और एग्जांपल देकर समझाते हैं, सुनो, एक और एग्जांपल देकर समझाते हैं। देखो कि मान लो हमारे पास कोई एक सिस्टम है ये, ठीक है, आइसोलेटेड सिस्टम है, इसमें 2 कूलम का चार्ज है, इसमें 4 कूलम का चार्ज है ना, तो इसमें क्यूनेट जो होगा वो 6 कूलम का चार्ज हो जाएगा, है ना, 6 कूलम का टोटल चार्ज है सिस्टम पर। अगर मान लो इसमें से इस बॉडी ने इसको 1 कूलम का चार्ज दे दिया, इस 4 कूलम वाली बॉडी ने इसको 1 कूलम का चार्ज दे दिया, तो इस पर 3 कूलम का चार्ज हो जाएगा और इस पर भी 3 कूलम का चार्ज हो जाएगा, तो यहां पर क्यू नेट होगा वो 6 कूलम का होगा, है ना। यानी देखो इस टोटल आइसोलेटेड सिस्टम का जो चार्ज है वो सेम है, लेकिन इन बॉडी का जो चार्ज है वो ट्रांसफर हो गया, यानी चेंज हो गया है। तो बॉडी का जो चार्ज है वो ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन पूरे सिस्टम का जो चार्ज होगा आइसोलेटेड सिस्टम का वो चेंज नहीं होगा। यहां तक बात समझ में आ गई, यहां तक बात समझ में आ गई, तो इसको नोट करेंगे जल्दी से। तो प्रॉपर्टी की बात करते हैं चार्ज की, तो फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या होती है कि चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट but mass is variant, but mass is variant। यानी इनवेरिएंट क्या होता है, इनवेरिएंट का मतलब होता है चेंजेस विद स्पीड, सॉरी डज नॉट चेंजेस विद स्पीड, डज नॉट चेंज विद स्पीड। और वेरिएंट का मतलब क्या होता है, चेंज विद स्पीड। यानी किसी भी बॉडी का जो चार्ज होता है वो स्पीड के साथ चेंज नहीं होता, बल्कि अगर किसी भी बॉडी का जो मास होता है वो स्पीड के साथ चेंज हो जाता है। यानी जो मास चेंज होने का जो फॉर्मूला है वो क्या है, m इज इक्वल टू m नॉट अपॉन √1 माइनस v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर, ठीक है। और यहां पर m नॉट क्या है,
यहां पर एम नॉट क्या है, रेस्ट मास ऑफ पार्टिकल, ये क्या है, रेस्ट मास है पार्टिकल का, और एम क्या है, मास ऑफ पार्टिकल, मास ऑफ पार्टिकल, मास व्हेन पार्टिकल इज मूविंग, मास व्हेन पार्टिकल इज मूविंग, पार्टिकल इज मूविंग, जो पार्टिकल मूव करता है तब उसका मास है। और v क्या है, स्पीड ऑफ पार्टिकल है, v क्या है यहां पर, स्पीड ऑफ पार्टिकल है, ठीक है। और यहां पर c क्या है, c होता है स्पीड ऑफ लाइट, c क्या है भाई, स्पीड ऑफ लाइट। स्पीड ऑफ लाइट कितनी होती है, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकंड, सबको बताओगे भाई ये तो, ठीक है। अच्छा, ये सारी चीजें हो गई। अगर मान लो कि अगर मैं किसी भी बॉडी की जो स्पीड है वो स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल कर दूं, इफ v इज इक्वल टू सी, v इज इक्वल टू सी, तो जब मैं इस फॉर्मूले में रखूंगा तो क्या होगा, m इज इक्वल टू एम नॉट अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस b को c के इक्वल रख देना हूं, तो c स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, तो 1 में से 1 घटेगा 0, यानी ये कितना होगा, m नॉट अपॉन 0। और जब हम किसी भी क्वांटिटी का 0 से डिवाइड करते हैं तो वो कितना आता है, इन्फिनिटी, यानी इसका मास जो होगा वो कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी। जब मैं किसी भी ऑब्जेक्ट को या फिर किसी भी पार्टिकल को मैं स्पीड ऑफ लाइट से फेंकता हूं तो उसका मास इनफाइनाइट हो जाता है, ठीक है, उसका मास जो है वो इनफाइनाइट हो जाता है। अच्छा, और यहां पर एक चीज को डिब्बे में और डाल लेना, एक चीज को डिब्बे में डाल लेना कि मास कैन एग्जिस्ट विदाउट चार्ज, विदाउट चार्ज, बट चार्ज कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट मास। यानी जो मास होता है वो चार्ज के बिना भी एग्जिस्ट करता है। एग्जाम्पल न्यूट्रल बॉडी के लिए, भाई न्यूट्रल बॉडी का चार्ज नहीं होता है ना, अनचार्ज बॉडी होती है, लेकिन चार्ज जो है वो मास के बिना एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी चार्ज को एग्जिस्ट करने के लिए मास की जरूरत होती है। भाई चार्ज हवा में थोड़ी घूमता है ना, ऐसे कोई बार झटका लग गया है, नहीं होता ना। तो चार्ज को एग्जिस्ट करने के लिए किसकी जरूरत होती है, एक मास बॉडी की जरूरत होती है, ठीक है। तो इसको नोट करेंगे। फिर आगे पढ़ते हैं हम क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। आगे तो सिक्स्थ प्रॉपर्टी हम पढ़ते हैं चार्ज की। सिक्स्थ प्रॉपर्टी क्या कहती है, सिक्स्थ प्रॉपर्टी हमारी कहती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है, क्वांटाइजेशन का मतलब होता है इंटीग्रल मल्टीपल। क्वांटाइजेशन का मतलब होता है कि कोई चीज जो है वो फिक्स्ड अमाउंट में है। यानी अगर तुम दुकानदार के पास जाओ और उससे कहो भाई मुझे 1 केला दे दे, 2 केला दे दे, 3 केला दे दे, तो देगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर तुम उससे कहो मुझे आधा केला चाहिए या फिर 2.5 केला चाहिए, भाई साहब सोचो मत, इतनी बुरी गाली देगा ना तुम्हें कि यार क्या मतलब है यार। यानी कोई चीज हमें फिक्स्ड अमाउंट में चाहिए होती है, उसको हम बोलते हैं क्वांटाइजेशन, है ना। कोई भी चीज क्या है, क्वांटाइज्ड है, क्वांटाइज्ड पर क्या होता है, कोई फिक्स्ड अमाउंट में है ना। तो चार्ज का एक फिक्स्ड अमाउंट में ट्रांसफर किया जा सकता है किसी भी बॉडी से दूसरी बॉडी में। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज की डेफिनेशन क्या होगी कि चार्ज इज दी चार्ज ऑन एनी बॉडी, चार्ज ऑन एनी बॉडी इज दी इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को हम फंडामेंटल चार्ज भी बोलते हैं, ठीक है। यानी जो किसी भी बॉडी पर जो चार्ज होगा वो इंटीग्रल मल्टीपल होगा इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के, ठीक है। जैसे अगर हमें किसी भी बॉडी को चार्ज देना है तो हम कितना दे सकते हैं, दो इलेक्ट्रॉन का 3 इलेक्ट्रॉन का चार्ज दे सकते हैं, ठीक है, 2 कूलम का 3 कूलम का। जैसे देखो अगर हमारे पास कोई एक न्यूट्रल बॉडी है,
ठीक है, न्यूट्रल बॉडी है। तो अब इस न्यूट्रल बॉडी का मतलब क्या है? इस न्यूट्रल बॉडी का मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स के बराबर है। बात समझ में आ रही है? अगर मैं इसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स निकाल लूं, ठीक है, मान लो मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकाला है, तो इस बॉडी पर कितना चार्ज आएगा? Q इज इक्वल टू एन, Q इज इक्वल टू ई। अब इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, इलेक्ट्रॉन निकाल रहा हूं, तो इस बॉडी पर कैसा चार्ज आएगा? प्लस ई। ठीक है, अगर मान लो मैंने इस बॉडी में से दो इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, अगर मैंने इस बॉडी में से दो इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो इस बॉडी पर कितना चार्ज आएगा? Q इज इक्वल टू प्लस 2e। ठीक है, अच्छा यहां पर E क्या है? E है भैया चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, यानी चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। ये कितना है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 2 इंटू 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? ये कूलम। अच्छा, अगर मेरे पास कोई एक न्यूट्रल बॉडी है, अगर मैं उसको कुछ इलेक्ट्रॉन्स दे रहा हूं, मान लो मैंने एक इलेक्ट्रॉन दिया, न्यूट्रल बॉडी है, उसको एक इलेक्ट्रॉन दिया, तो उस पर जो चार्ज आएगा वो कितना आएगा? माइनस का ई। समझ में आ गया? अगर मैं इसको दो इलेक्ट्रॉन दे दूं तो Q इज इक्वल टू कितना आएगा? माइनस के 2e, माइनस का 2e। ई क्या है? चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, E इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो Q क्या होता है? Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई। Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, और यहां पर n क्या है? n होता है इंटीजर। n जो है वो होता है इंटीजर, यानी n की वैल्यू जो होगी वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। 1 2 3 4 इंटीजर होगी, यानी n जो है वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकती। यानी जो हम इलेक्ट्रॉन्स का जो ट्रांसफर करेंगे वो इंटीजर वैल्यू में करेंगे। ठीक है, ये होता है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, कि चार्ज ऑन अ बॉडी इज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। और किसी भी बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स निकालें तो उस बॉडी पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन दे दे तो उस बॉडी पर आएगा नेगेटिव चार्ज। इसके लिए फॉर्मूला बनता है Q इज इक्वल टू प्लस माइनस एन ई, और n क्या होता है? इंटीजर। और इंटीजर क्या है? 1 2 3 4 ऐसे n तक हम चलते जाते हैं। ठीक है, यानी जो चार्ज होता है वो जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वो फ्रैक्शनल नहीं हो सकता। ठीक है, वो क्या है? हमारा इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। ठीक है, इसको नोट करेंगे। तो इसके बाद एक क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज के ऊपर कोई क्वेश्चन कर लेते हैं, एक छोटा सा। तो क्वेश्चन क्या कहता है कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स टू बी रिमूव्ड फ्रॉम अ बॉडी, यानी कोई एक बॉडी है और उस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा रहे हैं। ठीक है, उस बॉडी में से क्या है? इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा रहे हैं। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अगर हम किसी बॉडी को एक कूलम का चार्ज करना चाहें तो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने होंगे? यानी Q इज इक्वल टू कितना है? 1 कूलम। इतने कूलम का चार्ज हमें करना है किसी भी बॉडी को, तो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स हमें निकालने पड़ेंगे? तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स जब निकाल रहे हैं तो यहाँ पर क्या आएगा? Q इज इक्वल टू प्लस एन ई। Q इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? प्लस एन ई। तो हमें यहाँ पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर निकालने हैं। n क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर्ड, और n की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, यही हमें निकालनी है। तो Q कितना है? 1 कूलम। n हमें निकालना है। E क्या है? E क्या है यहाँ पर? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। E क्या है? चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन। वो कितना होता है? 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। ठीक है, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। तो कूलम से कूलम कटेगा, कूलम से कूलम कटेगा, और 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 ये इधर आ जाएगा। तो 1 अपॉन 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19, ये किसके इक्वल हो जाएगा? n के इक्वल। ठीक है, ये किसके इक्वल हो जाएगा? n के इक्वल। अच्छा, अब जैसे मैं ऐसे पॉइंट हटाऊंगा तो ऊपर क्या आ जाएगा? एक जीरो भर जाएगी। ऊपर क्या आ जाएगा? एक जीरो भर जाएगी। तो ये कितना होगा? 10 अपॉन 16 इंटू। अच्छा, अब मैं इसको ऊपर लेकर आ जाऊंगा, इसको ऊपर लेकर जाऊंगा तो इसकी पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? पॉजिटिव। और जब मैं 16 का डिवाइड करूंगा 10 से तो कितना होगा? ये है कुछ 0.625 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19 कूलम। अच्छा, मैं उसको और सिंप्लीफाई करना चाहूं, अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करना चाहूं, सॉरी इलेक्ट्रॉन आएगा यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन। अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करना चाहूं तो ये कितना होगा? 6.25 इंटू 10 टू द पावर, सॉरी ये प्लस 18 आएगा यहाँ, है ना, 10 टू द पावर 18 इलेक्ट्रॉन। यानी अगर मुझे किसी भी बॉडी को अगर एक कूलम का चार्ज करना है, अगर मुझे किसी भी बॉडी को एक कूलम का चार्ज करना है तो मुझे इतने इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर करना पड़ेगा।
यानी 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जो है वो मुझे निकालना पड़ेगा किसी भी बॉडी में से उसको 1 कूलम का चार्ज करने के लिए। सोच रहे हो तो कूलम कितना बड़ा यूनिट है ना। अब एक बार इससे क्वेश्चन को फिर से समझ रहा हूं, दोबारा समझना है आपसे ध्यान से कि किसी भी बॉडी में को अगर मुझे 1 कूलम का चार्ज करना है तो उसमें से मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने पड़ेंगे, है ना। तो Q इज इक्वल टू 1 कूलम है और क्वांटाइजेशन का फॉर्मूला क्या होता है, Q इज इक्वल टू प्लस एनी क्यू आया है क्योंकि इसमें से इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा रहे हैं। तो Q कितना रख दिया 1 कूलम, N क्या है हमें निकालना है, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर, और E क्या है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, वो कितना होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। कूलम से कूलम कैंसिल हो गया, तो जब मैं इसको इधर लेके आऊंगा तो ये कितना हो जाएगा N इज इक्वल टू 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। जब मैं इसको पॉइंट को हटाऊंगा तो यहाँ से 10/16 इंटू 10⁻19 इसको मैं ऊपर लेके चले जाऊंगा तो पावर जो है वो पॉजिटिव हो जाएगी। जब मैं इसको इससे कैंसिल करूंगा तो कितना आएगा 0.625 इंटू 10⁻19 इलेक्ट्रॉन, और जब मैं इसको और सिंप्लीफाई कर दूंगा तो आंसर आ जाएगा हमारा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन जो है वो ट्रांसफर होंगे किसी भी बॉडी में से। ठीक है, अच्छा अब क्वेश्चन करते हैं, एक क्वेश्चन करते हैं अ न्यूट्रल बॉडी, ओ हाय न्यूट्रल बॉडी, a neutral body is charged negatively, is charged negatively what happens to its mass, what happens to its mass, तो इसके मास के साथ क्या होगा भाई, इसके मास के साथ क्या होगा जब मैं किसी बॉडी को न्यूट्रल बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करता हूं, मतलब ऑप्शन ले लो, ऑप्शन है पहला इंक्रीज होगा, दूसरा है डिक्रीज होगा, और तीसरा है तुम्हारा सेम रहेगा। भाई बताइए जल्दी, और चौथा ले लो, चौथा छोड़ो, तीन ही लो। भाई ये क्वेश्चन मैंने करा रखा भाई इतना कॉन्सेप्ट समझाएगा, इसको ढंग से करना भाई, और जल्दी वीडियो को पॉज करके आंसर देना सभी को। और मैं इसको कर रहा हूं, यानी मान लो मेरे पास कोई एक न्यूट्रल बॉडी है, मेरे पास कैसी बॉडी है, न्यूट्रल बॉडी है, और इस न्यूट्रल बॉडी को नेगेटिवली चार्ज किया गया है, यानी इसको कुछ इलेक्ट्रॉन्स मैंने दिए हैं। जब मैं किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स देता हूं तो मैंने बताया था कि जब इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होता है तो वहां पर मास का भी ट्रांसफर होता है। सॉरी भाई, क्या होता है कि जब भी मैं किसी भी बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स देता हूं तो उसका मतलब उसके साथ मास भी ट्रांसफर होता है। तो इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है भाई, कुछ छोटा सा होता है यार, मानते हैं, लेकिन बहुत कम है, लेकिन होता तो है ना। तो जब मैं इस बॉडी को इलेक्ट्रॉन्स दूंगा तो इसके साथ मास का भी ट्रांसफर होगा, इसका मतलब इस बॉडी का मास बढ़ेगा। जब भी मैं किसी बॉडी को नेगेटिवली चार्ज करता हूं तो उसका मास बढ़ता है भाई, कमेंट बॉक्स में बताइए यार जल्दी से, बढ़ता है ना। तो इसका मास क्या होगा, इंक्रीज होगा नहीं होगा, इस बॉडी का मास जो इंक्रीज होगा नहीं होगा। कितना सिंपल सवाल था भाई, कोई मतलब कि कुछ नहीं है ना। तो यहां पर लिख लेना कि इफ देयर विल whenever there will be a transfer of electron, whenever there will be a transfer of electron, there are also a transfer of mass। जब भी हम इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर करेंगे तो वहां पर मास का ट्रांसफर होगा, लेकिन मैं इसमें इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं तो इसका मास बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा, क्योंकि मास का कुछ इलेक्ट्रॉन्स का कुछ मास होता है यार, इलेक्ट्रॉन का कुछ मास होता है। अगर भीतर मैं इस बॉडी में से इलेक्ट्रॉन्स निकाल देता हूं, अगर मैं इस बॉडी को पॉजिटिवली चार्ज कर देता हूं तो उस बॉडी का मास क्या होगा, डिक्रीज होगा, क्योंकि वहां से इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा रहे हैं, और जब इलेक्ट्रॉन्स निकाले जा रहे हैं तो उसका मतलब मास कम हो रहा है। ठीक है, इसको नोट करिए, जल्दी नोट करेंगे इसको। और आज की क्लास का एक छोटा सा टॉपिक स्पेसिफिक चार्ज, और इसके बाद क्लास को यहीं तक रखेंगे। स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, स्पेसिफिक चार्ज जिसको हम नोट करते हैं ऐसे, तो स्पेसिफिक चार्ज क्या होता है, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज बाय मास, इट इज द रेशियो ऑफ चार्ज बाय मास। ये चार्ज बाय मास का रेशियो होता है। एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, चार्ज अपॉन मास। ठीक है, चार्ज क्या है, क्यू, और क्यू से डिनोट करते हैं चार्ज को,
मास को m से डिनोट करते हैं, ये हो जाएगा। ठीक है, और इसकी अगर मैं एसआई यूनिट की बात करूं, एसआई यूनिट की अगर मैं बात करूं तो एसआई यूनिट चार्ज की क्या होती है, कूलम, और मास की क्या होती है, केजी। तो कूलम और केजी इसकी जो है एसआई यूनिट हो जाएगी। तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। आपको आज की क्लास कैसी लगी भाई कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।